तो मैं तो अपने गांव की तरफ निकल चुका हूँ और अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी के पीछे की सीट में हूँ। ये आप पीछे रोड देख सकते हैं और हमारी गाड़ी थोड़ी ऊंचाई की तरफ जा रही है। ऊंचाई और उसके बाद ढलान, ऊंचाई, ढलान, ऐसे ही काफ़ी सारे हमें फेसेस पार करने होते हैं अपने गांव में पहुंचने के लिए। तो यार कई लोग सोचते हैं कि बस नेपाल में पहाड़ हैं या फिर माउंटेन्स हैं या फिर माउंट एवरेस्ट के लिए फेमस है, लेकिन नहीं। नेपाल में आप गांव की जो लाइफस्टाइल देखते हो वो लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है लोगों को। तो मैं अगर एज अ टूरिस्ट मैं देखूँ नेपाल में खुद को, तो मुझे व्यू तो है वो नो डाउट कि व्यू अच्छा होता है, लेकिन इसके अलावा भी गांव का जो लाइफस्टाइल है लोगों का यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस देता है, काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें सिखाता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको ना करनी पड़ती हैं जो इजीली नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे असली मेहनत इंसान को पता चलती है कि असली मेहनत जो खेती करने के लिए असली मेहनत होती है, फिर पानी लाने के लिए असली मेहनत होती है। तो वो असली मेहनत किसे कहते हैं, यहाँ की गाँव के लोग हमें सिखाते हैं। यहाँ पे भी गांव में जो रोड है यहाँ पे भी काफ़ी लैंडस्लाइड आते रहते हैं। तो ये अभी बारिश का समय नहीं है, यहाँ पे अभी थोड़ा मानसून नहीं है, तो यहाँ पे बारिश की इतनी दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन आप नेपाल के जो गांव हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में आप यार कभी बिलीव नहीं कर सकते या फिर कभी आप भरोसे में नहीं रह सकते कि आपको ये जो मौसम है वो एक जैसा ही मिलने वाला है। क्योंकि मौसम कभी भी बदल जाते हैं यहाँ पे, जैसे वो बदलती है। तो समझ जाओ, बस आगे मुझे बोलना नहीं है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जो आपको लैंडस्लाइड का जो मलबा दिख रहा है वो मलबा थोड़ा बहुत रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जब गाड़ियाँ चलती है तो ये सारे डस्ट कह लो या फिर धूल उड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप कभी भी गाँव आओगे ना तो अपने साथ नए कपड़े लेके बैग में रख के आ जाओ, लेकिन पहन के कभी मत आना, क्योंकि रास्ते में आपके वो कपड़े 110% गंदे ही होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने गांव के रास्तों में। तो ये जीप हमें छोड़ने वाली है जल्दी हमारे गांव के पास, तो मिलते हैं वहाँ पे। जीप ने हमें उतार दिया है और जीप हमें थोड़ा नज़दीक छोड़ के गई थी गांव के अपने हमारे घर के पास, क्योंकि आप ना घर के पास भी रोड आ चुके हैं। और वहाँ का हमें से किराया लिया है, एक पैसेंजर का 300 रुपये और 2 पैसेंजर का 600 रुपये नेपाली लगा। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये खोला की तरफ, मतलब जो नेपाली में खोला कहा जाता है और हिंदी में नदी कहते हैं, तो नदी की तरफ ये रास्ता जा रहा है। गाँव के लोग वहाँ से ही होके गुजर के जाते हैं। ये धारा है जो गांव का धारा, मेन धारा होता है वो है ये। तो आसपास के सारे जो भी जितने भी घर हैं वो इसी पानी पर निर्भर हुआ करते थे पहले, जब घरों में नलके नहीं आए थे। तो यहाँ पे लोग आके नहाते थे, पानी भरते थे, कपड़े धोते थे। तो ये सब चीज़ें यहीं पे हुआ करती थी। लेकिन गाँव में घर घर में नलके लगने की वजह से यहाँ पे अब कोई इतना आता नहीं है, तो ये थोड़ा सुनसान रहने लग गया है। तो जो धारा थी उसके थोड़ा ऊपर जाके ही हमारा घर है, तो वहीं पे जा रहे हैं अभी। पर एक बात सच्ची है, जब दादी थी हमारी तब जो एक्साइटमेंट होती थी ना गांव आने की, वो अब बहुत कम हो गई है। क्योंकि दादी की आंखों में जो हमें देख के चमक आती थी उतनी चमक अब किसी की आंखों में नहीं दिखती। तो ये बस इसलिए मैं दादी को या नानी को काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि उनके जितना प्यार या फिर उनके जितना इतना खुश कोई नहीं होता था, कोई होता है अभी। तो ये घर जो आप सामने देख रहे हो ये हमारी ताई का घर है, जिनके घर में हम वालिंग में रुके थे ना,
ये उन्हीं का घर है। तो उन्होंने यहाँ से खाली कर दिया क्योंकि इनके घर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ करते थे और बारिश में भी यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा इनके घर के अंदर घुस जाता था। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ से खाली करके वालिंग में ले लिया है। तो उनके बच्चे अभी बाहर रहते हैं, तो नेपाल में नहीं है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो घर भी खाली कर दिया है और वो लोग बाज़ार में रह रहे हैं। ये रास्ता जा रहा है छोटा सा उनके घर की तरफ। अब ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने ऐसे रास्ते पहले देखे थे या फिर नेपाल का जो कोई आपने वीडियो पहले भी देखा हो इस प्रकार का देखा था या नहीं देखा था, क्योंकि आपके कमेंट्स काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। ये देखिए सामने हमें जो घर दिख रहा है ना, यही हमारा घर है जिसमें हम स्टे करने वाले हैं। ये भी मेरे ताऊ का घर है और इसके नीचे वो भी मेरे ताऊ का घर है। वो जो बच्ची है वो मेरे भैया की बेटी है और काफ़ी चुलबुल सी है और काफ़ी शैतान भी है। तो उसने शायद से मैं नहीं पहचाना, लेकिन हमारी दादी होती ना वो दूर से पहचान लेती है आहट में। तो चलो ये तो बच्ची है, कोई बात नहीं, शौक हो गई है। तो यार मैं आपको लेके आ गया हूँ नदी की तरफ। गांव का जो नदी है ना भाई, वहाँ पे अगर आप नहीं घूमोगे ना गांव आने के बाद, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे होंगे। लेकिन पहले जो खुशी होती थी गांव आने के बाद नदी जाने की, वैसी खुशी अभी नहीं है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि पहले लोग बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी लोगों की गाँव के आसपास, या फिर आपके इस नदी के आसपास काफ़ी लोग हुआ करते थे जो नदी में से मछली मारा करते थे, खेत में होते थे, खेत के काम किया करते थे, या फिर अपने चरवाए होते थे, वो अपने बकरियां, गाय या फिर बैल लेके आते थे, चराते थे, या फिर कई सारे लोग बैल अपना जोतते भी थे खेत को। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुआ करती थी पहले पहले। इस नदियों के आसपास लोग नहाने भी आते थे, टाइम स्पेंड करते थे, मूंगफलियाँ खाते थे। तो आजकल के टाइम में नेपाल में ऑलमोस्ट सारे गाँव के घर खाली हो चुके हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये नदी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो नीचे की साइड आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर, यहाँ सब ये पूरा भर जाता है अगर यहाँ पे बरसात तेज़ी से होती है तो। लेकिन अभी बरसात इतनी हुई नहीं है, तो ये नदी का काफ़ी स्तर छोटा हो गया है पानी का, तो इसलिए नदी में पानी बहुत कम है। ये देखिए सारा ये जो वाइट वाइट है ना आसपास नदी के, वो पूरा भर जाता है और यहाँ पे काफ़ी लोग डूब भी जाते हैं इसी कारण से। तो आसपास जो देख रहे हैं आप, ये जो सारे पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, ये पहले नहीं हुआ करते थे क्योंकि यहाँ पे खेती होती थी और लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी, लोग चलते फिरते थे, तो फिर सब सामान्य रहता था। आजकल कोई घूमता ही नहीं है यहाँ पे, तो सारे पेड़ पौधों ने, जंगली पेड़ पौधों ने अपना ऐसे घर बना लिया है और जंगल का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले। ये नदी देखिए कितनी साफ़ नदी है। यहाँ पे मछलियाँ भी लोग मारने आते हैं, तो लेकिन नहीं, मछलियाँ तो नहीं दिख रही। और यार मछलियाँ दिखेंगी तभी भी हम मार नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है मछली मारने के लिए। ये देखिए जंगल, पूरा आपको जंगल दिख रहा है ना, ये जंगल नहीं हुआ करता था पहले। यहाँ पे खेत हुआ करते थे, यहाँ पे लोग अपना अनाज लगाया करते थे, यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ भाड़ हुआ करती थी। तो सारा सुनसान हो गया। आजकल तो आप अकेले आओगे यहाँ पे तो डर लगता है क्योंकि यहाँ पे बाघ वगैरह, टाइगर्स वगैरह बहुत घूमते हैं। तो इसलिए हम भी अगर खेत की तरफ या फिर हम भी इधर नदी की तरफ आते हैं तो हमें भी कुछ हथियार रखना पड़ता है अपने साथ, ताकि कुछ जंगली जानवर हमें लाइक आप समझ रहे हैं ना, जैसे जंगली जानवर है, कोई जानवर हमारे ऊपर हमला ना कर सके। देखिए हमारे भाई के हाथ में भी कुछ हथियार है क्योंकि वो रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आसपास काफ़ी बेर वेर के झाड़ियाँ वगैरह हैं, लेकिन उनमें बेर इतनी ज़्यादा है नहीं। यहाँ की गांव की जो ये नदी है ना, इसकी काफ़ी ज़्यादा यादें हैं यार दिमाग में।
अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुरा सा लगता है ज़मीन, इन नदियों को खाली देखते हैं ना ऐसे। ये देखिए जैसे लोगों ने बांध बना रखा है छोटा छोटा, ये सारी मछलियाँ पकड़ने के लिए बनाया हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि पानी जो लगाते हैं अपने खेत की तरफ डाइवर्ट करते हैं, उसके लिए ये चीज़ यूज़ में आती है। लेकिन देखिए अब कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यार खेती ही नहीं है तो पानी की क्या ही ज़रूरत होगी। देखिए मेरे भाई के हाथ में भी है कुछ नुकीला हथियार, क्योंकि यहाँ पे आप वैसे नहीं आ सकते, जंगली जानवर का बहुत खतरा बना रहता है यहाँ पे। तो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ एक पेड़, आम का पेड़ है, और इतना बड़ा पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ है। मैंने आज तक इतना बड़ा पेड़ देखा नहीं है। अगर आपके आसपास है तो आप भी मुझे कमेंट में भेज दीजिए यार, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है नेचर की चीज़ें, मुझे बहुत प्यार है नेचर से। ये पेड़ इतना बड़ा है ना कि इसकी सारी टहनियाँ, सारी नहीं कह सकता मैं, मतलब कुछ कुछ टहनियाँ इसकी ज़मीन को टच कर रही हैं। और देखिए बीच में क्या क्या किस चीज़ के घास उगे हुए हैं पेड़ के, ये अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे भाई को भी नहीं पता था। मैंने उससे पूछा था, वो भी कह रहा था कि उसे भी नहीं पता था। तो देखिए कितना बड़ा पेड़ है। तो ये पेड़ ना हमारे दादा परदादा के टाइम से है, तो काफ़ी पुराना, 300 साल पुराना पेड़ है ये। तो चलिए यार चलते हैं, हम घर जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। अच्छा मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग। तो मैं इसी कमरे में सोया था रात को। ये देखिए मेरा कमरा है, और यहाँ के घर देखिए कैसे होते हैं। यहाँ के घर सारे ज़्यादा से ज़्यादा मड के होते हैं। अब तो कुछ लोगों ने यहाँ पे सीमेंट्स के घर भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मड के घर होते हैं। तो देखिए साइड में जो दिख रहा है मड, ये देखिए ये मड है। तो ऐसे घर बनते हैं यहाँ पे, मड होते हैं। और इसके अंदर जो नदी में जो आपको वो मिलते हैं ना पत्थर, वो होते हैं इनके बीच। ये देखिए व्यू घर के बाहर का कितना प्यारा है। सामने जो घर है ये मेरे सबसे बड़े ताऊ का घर है। देखिए ये व्यू घर के सामने, होटल जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कि सामने जो आपको दिख रहा है मंदिर है, ये देखिए मंदिर है। तो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, ये मेरे सबसे बड़े ताऊ जी हैं। तो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पे पूजा है, नाग की पूजा। तो हम उसे अटेंड करने वाले हैं। और नाग की पूजा में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी जो धारा थी ना, उसके ऊपर नाग वगैरह, या फिर इस क्षेत्र में ना आसपास नाग, बहुत ज़्यादा नाग ना वास करते हैं, मतलब उनका बसेरा है इस क्षेत्र में। तो फिर हम उनको हमेशा मतलब पूजा करते हैं, साल में 2 बार उनकी पूजा होती है। और हम उनसे प्रे करते हैं कि वो हमसे हमेशा खुश रहें, और कभी भी गुस्सा ना रहें, या फिर कभी भी अपना प्रकोप हमारे ऊपर ना दिखाएं। तो इसलिए हम उनके लिए बलि चढ़वाते हैं। जैसे मुर्गी की बलि हो गई वो चढ़ती है, या फिर कबूतरों की बलि होती है। तो मैं तो आ गया हूँ अपने धारे में नहाने के लिए, क्योंकि मुझे भाई घर में नहाना पसंद नहीं है। क्योंकि यार दिल्ली में रहते हैं तो घर में ही नहाते हैं, शावर लेते हैं एंड ये सब चीज़ें करते हैं। तो मुझे गांव में आकर तो पूरी तरह गांव की फीलिंग लेनी है, इसलिए मैं आ गया पंजरा में। और यहाँ पे आराम से तसल्ली से नहाऊंगा थोड़ा टाइम। तो आपको मिलता हूँ मैं सीधा पूजा में। तो चलिए नहा के सीधा चलते हैं पूजा में। तो ये मेरे वही ताऊ जी हैं जो आपको दिखे थे अभी। तो बेसिकली पूजा यही करते हैं। तो ये जो नाग का क्षेत्र है ना, यहाँ पे 2 जगह नाग का क्षेत्र है। तो दोनों के लिए चढ़ावा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ काले नाग होते हैं और एक तरफ सफ़ेद नाग होते हैं। तो हमने सफ़ेद नाग के लिए पूजा पहली समाप्त कर ली है, और ये काले नाग के लिए पूजा है। तो यहाँ पे हम आ गए, क्योंकि सफ़ेद नाग की जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे आप वीडियो बनाने के लिए थोड़ी जगह बहुत संगरी सी जगह थी। तो फिर इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, और मैं इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैं यार यहाँ पे ऑब्वियसली बली हुई चढ़ी हुई चीज़ नहीं दिखाऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बलि चढ़ती है मुर्गी, या फिर मुर्गे की, या फिर कबूतरों की बलि चढ़ती है नाग देवता के लिए। तो मैं वो आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या पता विचलित कर सकती हैं चीज़ें, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो ये देखिए बेसिकली ये पूजा होती है हमारे महादेव की।
तो महादेव के साथ नाग जी की भी पूजा होती है। तो देखिए कितने अच्छे से पूरा हमारे ताऊ को पूरा पता है कैसे पूजा करना है, क्योंकि शुरू से ये पूजा कर रहे हैं, ये चीज़ ये शुरू से ये देख रहे हैं। और जो आपके ख़ानदान में बड़ा होता है तो वही पूजा को ये करता है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये सिर्फ हमारे जो ताऊ हैं या हम हैं, सिर्फ हम ही नहीं करते, ये काफ़ी दूर दूर से गांव के काफ़ी दूर दूर तो नहीं, आसपास के घरों से भी लोग आते हैं। तो वो भी चढ़ावा के लिए मुर्गी या फिर अपना आपका मुर्गी या फिर कबूतर लेके आते हैं, तो वो भी नाग देवता की पूजा करते हैं। तो चलिए यार, इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और आप मुझे बताइए प्लीज़ कि आपको कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो आप प्लीज़ चाहता हूँ कि आप अप्रिशिएट कीजिए इस मेहनत को। तो आप मुझे बताइए कैसी लगी आपको वीडियो में, थोड़ा यूनिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ओके बाय, चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।